हरियाणा के गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा समिट चल रहा है, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। इस समिट में देश के जाने माने उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं और इस समिट में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि आशा प्रोजेक्ट के तहत 2022 तक हरियाणा में करीब 20,000 अफोर्डेबल मकानों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसएल ग्रुप स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी कई तरह के काम कर रहा है और आने वाले वक्त में वो हरियाणा में जब जरूरत होगी मदद करते रहेंगे। We are making affordable houses in Haryana. We have just launched the first affordable houses scheme in Panchkula on our private land, no support, extra support from the government. Thanks to Arun Jetley, who is as finance minister, he has given a lot of support for affordable houses in this budget under the Prime Minister's vision of houses for all in 2022. We have launched a scheme at 1,521 rupees. We promise that in Haryana by 2022, under the name ASHA 2022, ASHA means Affordable Shelters and Housing for All. That is the detailed version of ASHA, ASHA. So I promised him that we will give 20,000 houses in Haryana, but he is asking for 40,000. But that I am not able to commit. But we will do our best. We are doing a lot of activities under Swachh Bharat in converting the municipal waste into energy, under digital thing from cable and broadband areas, and many other things. Apart from that, without any business, whatever Haryana state wants from me anytime, I am there to help them. The first assignments Chief Minister has given me to get the airport going in Hisar, which I again promise I'll do my best to do whatever possible, and I promise again to my fellow Haryanvis that I'm there as Haryanvi to do whatever best I can do for the development of the state. Thank you. Jai Hind. हैपनिंग हरियाणा समिट में आदि गोदरेज ने भी रियल एस्टेट सेक्टर में और निवेश बढ़ाने का ऐलान किया है, तो वहीं डीएलएफ ने भी 20,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। Has about 20 million consumers in Haryana who buy one or the other of our products at any one time. We also have 7 projects in the state, mainly in the real estate field. And we look forward to many more projects in this state, which has not only great potential, but will help build India's future. We are committed to investing over 20,000 crore rupees over the next 5 to 10 years and have already begun full-scale implementation and outlay towards this end. तो दिल्ली में यमुना किनारे 11 से 13 मार्च के बीच होने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पर विवाद खड़ा हो गया है। एनजीटी ने इस कार्यक्रम के आयोजन पर सवाल खड़े किए। मामला एनजीटी में है और आज या कल पर इस पर फैसला हो सकता है, लेकिन यमुना किनारे इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने इस कार्यक्रम में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 11 से लेकर 13 मार्च तक चलने वाले विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को लेकर विवाद पैदा हो गया है और मामला अब एनजीटी में चला गया है। श्री श्री रविशंकर के संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर होने वाले इस कार्यक्रम के खिलाफ यमुना जीए नाम की एक एनजीओ ने एनजीटी को शिकायत की थी, जिसके बाद एनजीटी ने कार्यक्रम को मंजूरी दिए जाने को लेकर डीडीए को जबरदस्त फटकार लगाई है। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जिसमें 24 देशों के 34,000 कलाकार और 35 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी निमंत्रण दिया गया है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लेकिन जिस ग्रांड लेवल पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है उसी को लेकर विवाद पैदा हो गया है, क्योंकि आयोजन की मंजूरी देते वक्त डीडीए को एनजीटी ने बताया कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि कार्यक्रम इतना बड़ा हो सकता है। उन्हें आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से महज 60 एकड़ जमीन की दरख्वास्त की गई थी, जिसमें 2.5 एकड़ में स्टेज बनना था, 50 एकड़ में लोगों के बैठने की जगह बननी थी और साथ ही 7.5 हेक्टेयर में पार्किंग बनना था। लेकिन जो यहाँ पर नज़ारा है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि इतनी जगह का इस्तेमाल किया गया है। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग कहना है कि कुंभ जैसे बड़े आयोजन जब गंगा किनारे हो सकते हैं तो यमुना किनारे एक सांस्कृतिक महोत्सव क्यों नहीं हो सकता। फिलहाल एनजीओ ने
दावा किया है कि जिस तरह से पूरे एरिया में बुलडोजर और क्रेन से जमीन को समतल किया गया है, उसकी वजह से यहाँ की इकोलॉजी को भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में आर्ट ऑफ लिविंग को कम से कम 120 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोककर मुआवजा वसूला जाना चाहिए। फिलहाल मामला एनजीटी में है और एनजीटी की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 7 और 8 मार्च को इस मामले की पूरी सुनवाई होनी है। कुल मिलाकर इस पूरे बड़े आयोजन पर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अब देखना है कि एनजीटी इस मामले पर क्या फैसला लेता है और क्या इस कार्यक्रम को हरी झंडी देता है या नहीं। कैमरामैन जेमन के साथ आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो फिलहाल न्यूज लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत।